हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, जो भी कर रहे होंगे, व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो हम पिछले हिस्से में जो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, उसके पिछले हिस्से में काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है इंडिकेटर्स, ये कैसे हम पता करते हैं भाई कि फलाना चीज एसिड है कि फलाना चीज बेस है। इस पर हमने काफी डिस्कशन कर लिया। तो अब हमें आज के सेशन में, आज के इस पार्ट में क्या डिस्कस करना है कि ये जो आप एसिड की बात करते हो या जो बेस की बात करते हो, इनको क्या ऐसी चीजें हैं जो खास बनाती है। बेसिकली हम बात करने वाले इनकी प्रॉपर्टीज की कि यार एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है और बेस की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो इसी बात से मैं राहुल, जो कि आपका भाई, आपका गुरु, आपका मेंटर, आपका दोस्त, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, स्वागत करता हूं शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज चीजें अवेलेबल होने वाली हैं, क्लास वाइज चीजें, टॉपिक वाइज चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। हमारी ये पूरी टीम इस कोशिश में है कि कैसे लोगों तक जरूरत जिनको भी है शिक्षा की, उसको पहुंचाया जा सके। तो इसी चीज में यदि आप योगदान देना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और साथ में बेल आइकन वाला वो बटन है ना, उसको दबा दीजिए भैया, क्योंकि नहीं दबाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि अब कुछ नया आया है, कि अब कुछ नया आया है। तो पता लगना जरूरी है। और शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान को शेयर करना जरूरी होता है भाई साहब। ठीक है, चलिए तो हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। वो ये कहूंगा कि जैसे मैंने पिछले हिस्से में आपको कुछ बताया था ना, सेम यहां भी आपके साथ में कुछ शेयर करने वाला हूं। शेयर ये करने वाला हूं कि अक्सर ना हम हार्डवर्क से बच जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे काम को शॉर्ट किया जा सके, कैसे काम को जल्दी किया जा सके। तो देखो, मैं आपको ना मैं आप मेरे लिए छोटे भाई बहनों की तरह हूं। मैं मेजरली बात कर रहा हूं 10th के जो हमारे भाई बहन, उनकी बात कर रहा हूं। और भी जो लोग वीडियो देख सकते हैं वो तो जानते ही समझते हैं, पर जो मेजरली जो हमारे भाई बहन छोटे हैं, जिनको मैं बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं भाई, शॉर्टकट नहीं होने वाला। आपको चीजों को ना प्रॉपरली लेकर चलना है। आप किसी को शॉर्ट नहीं कर सकते हो। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता हमारे पास हार्डवर्क का। ठीक है, चलो तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेशन को। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की क्या होती है। तो जो आपने एसिड के बारे में अब तक जाना, वो क्या जाना कि यार जो जितनी खट्टी चीजें हैं वो क्या होने वाली है? एसिड होने वाली है। ये बेसिक बेसिक चीजें या ऊपरी चीजें थी। पर जब हमने एसिड को और अच्छे से जानना शुरू किया तो हमें एक साइंटिस्ट मिले जिनका नाम था अर्हीनियस। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एसिड के बारे में, और वो क्या कॉन्सेप्ट था? वो ये था जिसको हमने पढ़ना है, और इसी के बेसिस पर हमें आगे समझना है कि कैसे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की काम करती हैं, कि कब मेटल से रिएक्शन में क्या होने वाला है ना। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज याद करने के लिए बोलूंगा। आप याद रख लो, ये चीज आपके लिए पूरा काम आने वाली है चैप्टर में। जब भी कोई मेटल की रिएक्शन, सॉरी एसिड की रिएक्शन आप पढ़ेंगे, जब भी आप कोई भी एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे, तो एक चीज फिक्स बनना है हमारे लिए, वो है सॉल्ट। ये याद रखने के लिए बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूजन अभी से दूर हो जाए। आप जो भी प्रॉपर्टीज यहां देखेंगे एसिड की, उसमें एक चीज आपको मिलना ही है, वो प्रोडक्ट के तौर पे आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलना ही है। बाकी चीजें बदल सकती हैं, कभी आपको हाइड्रोजन मिलेगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कभी पानी मिल सकता है, बट एक चीज जो फिक्स रहने वाली है वो दैट इज सॉल्ट। ठीक है, तो फटाफट से समझते हैं कि क्या हमें अर्हीनियस साहब ने समझाया था और कैसे आपने एसिड को खास बनाया था। तो देखो, सिंपल सी बात जो अर्हीनियस साहब ने हमें बताई थी वो ये बताई थी कि यदि इस दुनिया में किसी भी एसिड को आप पकड़ते हैं, किसी को भी, मतलब जिनको आप जानते हैं उनकी बात मैं कर लूं, जिनको नहीं भी जानते उनकी, किसी भी चीज को यदि आप एसिड को पकड़ते हैं, किसी भी चीज को यदि आप एसिड मान रहे हैं, तो उसमें एक खास चीज होती है जो उसको खास बनाती है। और वो क्या होती है कि यदि आपने यदि 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 आपने एसिड को पकड़ा, मुझे नहीं पता ये कौन सी चीज है। अच्छा सुनो, छोड़ो, ऐसे नहीं, मान लीजिए मैंने किसी को पकड़ा, मान लीजिए ए है, और इसको मैंने डाल दिया किसके अंदर? पानी के अंदर। अब जैसे ही मैं वाटर के अंदर डालूंगा, तो वाटर का मतलब एक्वस वर्ड हम वाटर के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब मैंने इसको किसमें पकड़ा दिया? पानी में। इसको मिलाया पानी में, तो मैंने इसका क्या बना दिया? एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, है ना। हमने यहां क्या बना दिया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है कि आपने उसको पानी में घोल दिया। तो यदि ये जो चीज थी जब ये पानी में मिल जाएगी, एक्वस सॉल्यूशन बना लेगी, और गलती से इसने क्या निकाल के दे दिया हमें? H प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन दे दिया, हाइड्रोजन का आयन निकाल के दे दिया, तो ये जो आप अभी जिसको आपने A नाम दिया है ना, इसको अब आप ऐसे भी कह सकते हो। ये बात मैंने नहीं बताई, ये बात हमें बताई थी अर्हीनियस साहब ने अपने एक्सपीरियंस से। क्या बोला मैंने? अर्हीनियस साहब ने हमें ये बताया कि यदि आप किसी भी चीज को
लेते हैं और उसका एक्वा सॉल्यूशन यानी कि उसको आप वाटर में घोलते हो और गलती से यदि वो हमें क्या निकाल के दे दे, H+ आयन निकाल के दे दे, तो दैट बिकम एसिड। उसको आपने क्या बोल देना है, एसिड बोल देना है। अब ये पूरी चर्चा कहां से शुरू होती है, ये कैसे H+ आयन को आप एसिड की फॉर्म में क्रिएट करते हो या कैसे आपने उसको रिलेट किया, इस पर हम बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप इतना याद रखिए कि यदि हमें H+ आयन मिलता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एसिड। अच्छा, कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक चीज ना अभी से याद रख लीजिए, जब भी आप कोई एलिमेंट देखते हो, फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल बी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की तो मैंने लिखा हुआ है H। यदि ये जनरली लिखे हुए हैं दैट मींस ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है ना इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है। लेकिन यदि हमने क्या कर दिया, मान लीजिए हमने प्लस माइनस कुछ लगा दिया, मान लीजिए मैंने माइनस लगा दिया, मान लीजिए मैंने प्लस लगा दिया, है ना, माइनस लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो अब ये आयंस कहलाने लगते हैं। और आयंस कब बनते हैं, जब या तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, निकाल लेंगे तो हम पॉजिटिव बन जाएंगे, या फिर इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात कर ले, है ना, इनको हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मान लीजिए कोई मैंने बी बोल दिया, यदि मैंने इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आप इनको क्या बोलेंगे, ये भी आयन है, बस फर्क यहां है इलेक्ट्रॉन आपने दिया है। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये प्लस माइनस हमें क्यों लिख दिया। बस प्लस माइनस का मतलब आप आयंस की बात कर रहे हो, जैसे कि सॉरी, जैसे कि जब आपने अरहीनियस साहब के कॉन्सेप्ट को देखा तो उन्होंने बताया कि किसी भी एसिड को यदि हम पानी में घोलते हैं तो वो चीज हमें क्या निकाल के देती है, H+ आयन। अब बात ये निकल के आती है कि हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि कोई एसिड हमें H+ आयन निकाल के दे रहा है। तो सुनो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन होता है, क्या बोला मैंने, ये एक मिनट है ना, पहले तो अपन इसको करते हैं एडजस्ट, ठीक है, सही से ये हो गया। हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो H होता है भाई साहब, ये H, इसका ये कहना है, पहले तो एक बात याद रखो बच्चा, इसको हम बोलते हैं आवारा एलिमेंट, है ना। हमारे जो पीरियोडिक टेबल है या जो हमारी टेबल है जिसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, 118 से ऊपर एलिमेंट्स हैं। अब तक आपने ये चीज जान ली होगी, नहीं जानी तो जान जाओगे। तो इसमें जो हाइड्रोजन भाई साहब है ये आवारा है, ठीक है, और सबसे सभ्य भी है। आपको लग रहा होगा सर आवारा व्यक्ति सभ्य, आवारा का मतलब बेटा वो यहां हो सकता है, मतलब उसका ना पोजीशन फिक्स नहीं था एक टाइम तक, बहुत लंबी समय तक हाइड्रोजन यहां से वहां, वहां से यहां जा रहा था, आवारा इस सेंस में दिया गया। बट पॉइंट क्या है, जब हमने हाइड्रोजन को ध्यान से देखा तो हमें यह पता चला कि सर जो हाइड्रोजन भाई साहब हैं इनके पास केवल एक प्रोटॉन, प्लस का मतलब मैं बता रहा हूं बेटा, एक है इनके पास प्रोटॉन और एक ही था इनके पास इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इनके पास एक प्रोटॉन था और एक था इलेक्ट्रॉन। अभी आपका ध्यान यहां होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर। मैंने कहा ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब हाइड्रोजन भाई साहब अभी न्यूट्रल तरीके से बैठे हुए थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ लोग मार्केट में ऐसे मिल गए हाइड्रोजन भाई साहब को जो क्या करने वाले थे, जो ये करने वाले थे कि इस इलेक्ट्रॉन को फटाक से ले लेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को दिखा वो उसमें से निकाल लेंगे। अब यार देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास कोई चीज है और आप अपने आप को बोल रहे हो क्या, आवारा। आवारा मतलब आप इट्स लाइक घूम रहे हो। अब घूमोगे तो यार दुनिया को तो पता चल जाएगा ना कि इसके पास कुछ ऐसा आइटम है जो हमारे काम का हो सकता है। मेरी बात समझिए, हाइड्रोजन जो एटम था, हाइड्रोजन जो भाई साहब थे, हाइड्रोजन जो एलिमेंट था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, तो इसका मतलब अभी इन्होंने बोला कि हम न्यूट्रल तरीके से बैठे। अब हुआ यूं क्योंकि ये आवारा एलिमेंट की तरह है, तो ये क्या करता है, मार्केट में घूम रहा था तो कुछ लोगों को ये पता लग गया कि यार इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, यदि हम इसको निकालें तो मजा आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब वो मजा मैं क्यों बोल रहा हूं, आपके समझने के लिए, बट एट द एंड दोनों, चाहे आप हाइड्रोजन को देखते हैं या उस व्यक्ति को देखेंगे जो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, वो दोनों ही एट द एंड अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि जब आप यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो सामने वाला अपनी जरूरत को पूरा कर लेगा। अब मैंने कहा ठीक है, कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन का फायदा उठा सकते हैं हाइड्रोजन से। तो यूजुअली बेटा आपको ना ये याद रखना है, ठीक है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसी तरीके से याद रखिए, फोन क्यों बोला मैंने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि ये ना चाहते हैं कि बस हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम चोरी कर लें। बेसिकली क्या करना चाहते हैं ये लोग, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सब करते हैं, है ना। ये सभी लोग क्या है, थोड़ा थोड़ा इनके पास माल समझ लो कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन को पकड़ाता हूं आपको, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अब केमिस्ट्री कहती है कि जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं तो ऑक्टेव रूल या बेसिक रूल जो कहता है, अभी आपको शायद ना भी पता हो, बस इतना याद रख लीजिए कि जब हम इसको
इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन जो कि 8 नंबर रखता है, 2 और 6 इस तरीके से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये होता है पहला ऑर्बिट, यानी कि ऐसे समझ लो कि पहली कक्षा, और ये होता है दूसरा ऑर्बिट यानी कि दूसरी कक्षा। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और ये चाहता है कि मेरा जो घर है या मेरा जो पेट है समझ लो वो भर जाए, और इसको भरने के लिए कितने लोग चाहिए? इसके पास यदि कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए तो ऑक्टेव रूल या अष्टक नियम ये बताता है कि हर वो एलिमेंट जिसके पास लास्ट में या लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो भाई साहब समझ लो ऐसा है कि पेट भर गया, सेटिस्फाइड यानी कि एकदम से स्टेबल हो जाता है। तो ये भी यही चाहता है। अब जैसे ही को पता चला या इन लोगों को पता चला कि यार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मार्केट में, किसके चक्कर में? हाइड्रोजन के चक्कर में, तो ये लोग अटैक करते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, हाँ या ना? तो ये बेसिकली वो लोग हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ढूंढ रहे थे। अब जब आप इस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अच्छा और भी लोग होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये आपने याद रखना है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? सिचुएशन ये बन जाएगी कि हाइड्रोजन जो अभी तक आराम से बिना दिक्कत के बैठा था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये भाई साहब बन जाएंगे पॉजिटिव आयन। और वहीं ये जो लोग थे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब लोग क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेंगे, है ना? तो ये भी आयन बना लेंगे। अब मुद्दा क्या निकल के आया? ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गया हाइड्रोजन के चक्कर में, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है, ये क्यों पहुंचा है? क्योंकि दूसरा जो एलिमेंट था ये बड़ा शातिर था, इसने उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए झपट लिया। अब ये जो पूरा काम आपको देखने को मिल रहा है, यही बात हमें कहां देखनी है? यही बात हमें देखनी है एक्वस सॉल्यूशन में। और ये एक्वस सॉल्यूशन में हमें किसने दिखा दी थी? अर्हीनियस साहब ने। ये जो पूरा तामझाम आप देख रहे हो ना कि यार ये सब जो हुआ है वो कहां हुआ है, कैसे हुआ है, ये तब पता चला अर्हीनियस साहब को जब उन्होंने इसको कहां देखा? एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि पानी के अंदर। अब यदि हम इसको कंबाइन करें तो देखिए ध्यान से, इसको कंबाइन करने पर आपको क्या मिल जाएगा सर? HCl। और आप जानते हैं HCl तो हमारे लिए क्या है? एसिड है। लेकिन वो एसिड बना कैसे? इस चक्कर में बन गया कि यार हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको पकड़ा लिया क्योंकि इसको जरूरत थी, और क्लोरीन ने उसको रख लिया। तो ये जो चीज बनी है आपके सामने, ये एसिड क्यों है? क्योंकि जैसे ही अब मैंने इसको वापस किसमें डाला? पानी के अंदर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालता, तो भैया साहब ये हमें अब क्या निकाल के दे देगा? H+ और Cl-। तो आपका ध्यान ना सिर्फ H+ पर होना चाहिए। ये जो H+ है, जैसे ही मुझे ये मिला तो मैं समझ गया कि भाई साहब जो तुमने अभी पानी में डाला है वो क्या है? एक एसिड है। क्लियर? सिमिलरली आप नोटिस करिएगा, आपने ना बहुत सारे एसिड है जितने भी आपने नॉर्मली सुने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा HNO3, है ना? आपने सुना होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ये जो आपने एसिड सुने हैं, यानी कि आप जब भी किसी भी एसिड को देखोगे ना तो आपको हमेशा हाइड्रोजन तो मिलेगा ही। क्यों मिलेगा? क्योंकि अर्हीनियस साहब ये बता के जा चुके हैं कि जब आप इसको पानी में डालेंगे तो भाई साहब आपको H+ तो मिलना ही है। लेकिन इस H+ को, इस H+ को बांध के किसने रखा था? यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर किसने रखा था? तो आप हमेशा याद रखिए फोन, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर मैंने क्या बताया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो लोग हैं ना, ये उस हाइड्रोजन को पकड़ के रखते हैं क्योंकि वो उसका इलेक्ट्रॉन ले चुके होते हैं, समझ लो चोरी करके बैठ चुके होते हैं। ध्यान से देखो आप, यहां आपको ऑक्सीजन मिलेगा। बेटा याद रखना, ये जो है ना ये साथ में चलते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है वहां, वो साथ में। आप तो बस इतना देखो क्या ऑक्सीजन है, क्या कोई नेगेटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? हाँ, यहां देखो अगेन ऑक्सीजन है। इस वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से हाइड्रोजन का निकल आता है और हमें क्या मिल जाता है? एसिड। और इसकी पहचान हमें अर्हीनियस साहब ने करा दी जब इस चीज को हमने कहां डाल दिया? पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? सो आई होप ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि भाई अर्हीनियस साहब कहना क्या चाहते हैं। क्लियर? तो आपने क्या याद रखना है? आपने ये चीज याद रखनी है भाई साहब, कहां गया ये? आपने ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, इनकी वजह से यदि मैं हाइड्रोजन के साथ इनका जुड़ा बना दूं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। क्योंकि ये लोग इसी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके यहां से समझ लो चोरी करके आकर बैठे थे, और जैसे ही पानी में निकले, पानी में निकलते से इनकी चोरी पकड़ा गई तो ये अलग अलग हो गए। वहां से मिल गया मुझे H+, और वो जैसे ही चोरी पकड़ाई H+ मिला तो मैं समझ गया कि वो एसिड था, क्योंकि ये बात हमें किसने बता दी? अर्हीनियस साहब ने बता दी। इसलिए आपने सुना होगा ना नाम, HF सुना होगा आपने, ठीक है? और HNO3 हो गया, करेक्ट? HCl हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड, अलग अलग नाम के आपने एसिड सुने होंगे।
एनीवेज हमें पर डिटेलिंग नहीं करनी, फिलहाल बस इतना जानना था कि अरविंद साहब हमें क्या बोलकर चले गए। आपके सामने एग्जांपल तो लिखा है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेसिसिटी। प्यारे मेरे भाइयों, प्यारे मेरे बहनों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए। होता यूं है कि जब आप किसी एसिड को देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसको देखा, फॉर एग्जांपल आपने देखा HCl को, तो यदि मैं इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाऊं तो आसानी से आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ एक ही H है तो हमें एक H प्लस मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मैंने H2SO4 को देखा तो मुझे पता चला कि सर यहाँ H2 है, इसका मतलब जो H मुझे मिलेगा वो कितने H मिलेंगे, बेसिकली जो मुझे आयन मिला है हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोजन का जो आयन मिला है वो मुझे कितने मिलेंगे, एक। यहां कितने मिल रहे हैं, दो। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा एसिड ले लिया जैसे कि H3PO4 होता है, बेटा यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, तीन। तो जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको ना हाइड्रोजन आयन कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना तो आप सभी ने सुना होगा बचपन से कि एसिड और बेस क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाना खाते वक्त बहुत आपने तेल मसाले वाली चीजें खा ली, अक्सर क्योंकि हो भी जाता है, आप क्या करते हो, आपने मस्त खाना खाया है ना, मस्त खाना आपने खाया, एक गाना सुना आपने मस्त पैसा वाला, एनीवेज तो आपने मस्त खाना खा लिया, ऑयली ऑयली है ना, नॉनवेज वाले नॉनवेज खा लो, वेज वाले वेज खा लो, बढ़िया बटर पनीर मसाला है ना, चिकन बटर, आपने जो भी खाना खा लिया। अब गुरु रात में जब आप लेट खाते हो ना तो दिक्कत क्या होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है ना। अब एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप क्या पीते हो, इनो। बेसिकली वो बेटा क्या होता है, एंटी एसिड, यानी कि उसमें बेस होता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बहुत सारे नामों से जानते हैं। पॉइंट क्या है, वो आपने क्यों लिया है, क्योंकि अंदर की एसिडिटी को निपटाने के लिए क्या चाहिए था, बेस चाहिए था। तो एक तलवार, जैसे आपने कहावत सुनी ना, एक तलवार लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए था, यही का, हाँ लोहे को लोहा ही काटता है, ऐसे कोई कहावत है। तो ऐसे एसिड को काटने के लिए अपने को बेस चाहिए, समझ रहे हो। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया HCl, तो यहां से कितने हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन के आयन मिले, सर एक। तो यदि मैं चाहूं कि इस H प्लस आयन को, इस हाइड्रोनियम आयन को किसी बेस के पास पहुंचा दूं, एसिड किसके ऊपर उल्टा इफेक्ट डालेगा, बेस के ऊपर। बेस किसके लिए उल्टा काम करता है, एसिड के लिए, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, इतना याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि यदि कोई HCl एसिड है या कोई भी एसिड है जिससे मुझे कितने आयन मिले, हाइड्रोनियम के एक आयन मिल गया, तो क्या मैं इसको किसी बेस के पास पहुंचा सकता हूं ताकि वो बेस अपने आप को क्या कर सके, शांत कर सके, न्यूट्रल कर सके। क्या मैं इस H2SO4 के दो हाइड्रोजन वाले आयन को किसी बेस के पास पहुंचा सकता हूं, क्या वो बेस इसका इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल सर। एसिड की चीजों को किसके पास पहुंचाया जा सकता है, बेस के पास, क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन आयन निकला है वो आगे चल के बेस इस्तेमाल कर सकता है, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यहां से जो हाइड्रोजन आयन निकला है वो बेस के साथ इस्तेमाल करके बैलेंस कर लेंगे। सेम यहां देखिए, क्या ये जो तीन लोग हैं ये बेस के पास जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बस एक चीज समझ लीजिए, इसी को हम बेसिसिटी बोलते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो सुनिए, कि जब आप किसी भी एसिड से हाइड्रोजन वाले आयन को देखते हो और यदि आप उसका इस्तेमाल बेस के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए करते हो, तो यहां तुमने कितना इस्तेमाल किया, केवल एक। इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन आयन एक बेस को आराम से क्या कर देगा, बैलेंस। इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं मोनो बेसिक। बेटा इसको हम बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। मतलब कि ये जो एसिड है ना, इससे मुझे कितने कितने आयन मिले, केवल एक, इसलिए इसका नाम मैंने क्या रख दिया, मोनो बेसिक एसिड। मतलब कि ये एक ऐसा एसिड है जिसमें एक बेस को, मोनो बेसिक मतलब एक बेस को बैलेंस करने की क्षमता है। तो वहीं जब मैंने H2SO4 को देखा तो यहां से मुझे पता चला कि यार दो हाइड्रोजन आयन निकल सकते हैं, तो मैंने क्या बोल दिया, इसके पास, इस एसिड के पास दो बेस को बैलेंस करने की क्षमता है। दैट मींस इसका क्या नाम रख दिया, डाई बेसिक एसिड। ऐसे ही इसका नाम मैं क्या रख सकता हूं, इसका नाम मैं रख सकता हूं ट्राई बेसिक एसिड। मुद्दा समझे, बूझे कैसे आप एक हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल करके एक बेस को निपटा सकते हो, दो हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल करके दो बेस को। जरूरी नहीं दो बेस को, हो सकता है एक ही बेस में दो हाइड्रोजन आयन की जरूरत हो, है ना। ऐसे ही जब आप तीन हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल करके बेस की तीन सिचुएशन को, या बेसिकली एक ही बेस में तीन हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल करके उसको बैलेंस कर सकते हो, तो आपने उसको बोलते हैं ट्राई बेसिक।
ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बेटा इसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी, क्योंकि डेफिनेशन समझने से पहले आपको उसका ना सिस्टम समझना पड़ेगा। तो यदि मैं आपको बोलता हूं कि बेसिसिटी क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, जितने हाइड्रोजन आयन किसी आगे जाके बेस में रिप्लेस कर सके, जितने हाइड्रोजन आयन आगे चल के किसी बेस की हेल्प कर सके, जितने हाइड्रोजन आयन आगे चल के किसी बेस की हेल्प कर सके, उतनी ही आपकी एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी, उतनी ही आपकी एसिड की क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। समझ लीजिए, अब इसको थ्योरी में देख लीजिए, जैसे कि देखिए यहां लिखा क्या है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड may be defined as the number of replaceable hydrogen atoms, अभी जिसकी चर्चा मैंने की है ना, represent an acid which it can release when dissolved in water or in aqueous solution. Acid have been classified as monobasic, dibasic and tribasic. डिपेंड करता है कि यदि आपके पास एक H प्लस निकल के आ रहा है मोनोबेसिक, यदि आपके पास दो निकल के आते हैं आप बोलेंगे डाइबेसिक, और यदि आपके पास तीन निकल के आ सकते हैं तो आप इसे बोल देंगे ट्राइबेसिक, और यही लोग आगे चल के किसी बेस के लिए हेल्प करने वाले हैं, इसी वजह से इसका नाम है बेसिसिटी ऑफ द एसिड। क्लियर? चलो, अब जितनी बातें आप कर चुके हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी, सिर्फ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बातें कही थी। अब इन कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको समझना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद जरूरी है। तो फटाफट से इसको शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन जो आपको देखनी है वो है एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप बस एक चीज पकड़ के चलिए, जब भी आप इस चैप्टर में एसिड की रिएक्शन करने वाले हैं, जो कि हम पढ़ेंगे इसी ऑब्वियस बात है क्लास में, हमेशा एक चीज तो आपको मिलेगी ही, वो है सॉल्ट। जैसे कि आप यहां भी दिख रहे होंगे सॉल्ट, आपको एक चीज मिलने कॉमन है सॉल्ट, सॉल्ट, तो इसलिए दिमाग में कंफ्यूजन कम से कम रखना अपने को। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहले तो, when acid react with metals they typically produce a salt and hydrogen gas. The general reaction can be represented as, जो कि आपके सामने लिखी है कि भैया एसिड मेटल के साथ मिला, सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल भी। अब लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं बल्कि आपको उसके पीछे का कारण समझना कि भैया ये सब हो क्यों रहा है, तो उसका फटाफट से कारण समझ लें। ये जो आपके सामने एग्जांपल है, मैं इसी की बात कर लेता हूं कि यार आपने क्या किया, आपने लिया HCl। अब इसको मैं एसिड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अर्हीनियस साहब समझा चुके हैं कि यदि मैं इसको पानी में डालूंगा, इसका एक सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो मुझे ये क्या निकाल के दे देगा, ये निकाल के दे देगा H+। तो मैंने कहा ठीक है तुम एसिड हो, मुझे कंफर्म है पक्का, टेस्ट मत कर लेना इसको, ऐसा ना हो कि फिर उसके बाद तुम्हें दुनिया तुम्हारे नाम का टेस्ट करने आ जाए। ठीक है, HCl को समझ गए ना चीजों को, हमें किससे पता करना है, इंडिकेटर से, पानी में डाल के। अच्छा एक चीज मैं बताता हूं, जनरली बच्चा क्या करते हैं ना कि जो एसिड होता है ना, उनका पानी के साथ जब एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाता है ना, तो बड़े ध्यान से बनाया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप एसिड में पानी मत डालो, याद रखो आपने सोचा कि मैं एसिड का और पानी का क्या करा दूं, मिक्सचर मतलब उसका एक्वा सॉल्यूशन। तो कुछ लोग क्या करेंगे, एसिड के अंदर पानी डाल देंगे। ना भैया, गलती से ये काम मत कर देना, बहुत ही ज्यादा मतलब ये समझ लो विस्फोटक सिचुएशन बन जाएगी वहां। उल्टा किया जाता है, पानी के अंदर क्या डालते हैं हम, एसिड, और वो भी बहुत ही स्लोली, बिल्कुल साइड से किनारे से डाला जाता है, ताकि वो जो सिचुएशन है, वो जो रिएक्शन है, वो इतनी डिजास्ट्रस ना हो जाए कि आप उसको संभाल ही ना सको। एनीवेज, बात आती है मुद्दे पर कि यार ये जो HCl है, जो आपने एसिड लिया है, इसको कराओ मेटल के साथ, संबंध बनाइए इसका किसके साथ, मेटल के साथ। मैंने बोला ठीक है, Zn यानी कि जिंक नाम की मेटल ले लेते। अब आपने केमिस्ट्री के जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, उसमें एक चीज पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर एक पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे को निपटा देता था, यानी कि याद करो मैंने आपको यह भी बताया था, वो कंधे की तरह है कि दो लोगों की दोस्ती थी, एक लड़का था एक लड़की थी, एक दूसरा दोस्त था। अब सडनली वो जो दूसरा दोस्त था ये आया और इनकी दोस्ती को बीच में तोड़ के खुद वहां बैठ गया। केमिस्ट्री क्या कहती है वो तो समझना ही, पर जनरल समझ गया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुई। सुनो ध्यान से, क्या हुआ कि जब HCl को हमने ध्यान से देखा तो मुझे पता था कि HCl में एक H+ था और एक क्लोरीन आयन था, जो कि इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बंधा हुआ था। क्लोरीन को चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन, है ना, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है बच्चा 17। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना 287, ये सिचुएशन होती है। अब यदि यहां हम किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा दें तो ये टोटल कितना बन जाएगा 8। इसलिए क्लोरीन को हमेशा जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन की। मैंने बताया था ना, वो लोग फोन यानी कि FON और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको हमेशा जरूरत है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन खा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन सकते हैं।
तो इनका क्या कहना था कि हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी कि H+ वहां बना के दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर इनकी मुलाकात होगी जिंक से। अब यार जिंक जो होता है ना, वो वैसा दोस्त होता है जो एकदम यो कूल है ना, एकदम स्मार्ट, पढ़ने में भी अच्छा, हर चीज में अच्छा। तो यार आप अपनी जिंक से दोस्ती बनाओगे कि H+ से दोस्ती बनाओगे? कहने का मेरा मतलब ये है कि यही वही काम जो काम तुमको हाइड्रोजन ने करके दिया है, जो काम हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर तुम्हें किया है, यदि वही काम तुम्हें जिंक करके दे दे, क्या करके दे दे? जिंक करके दे दे, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिंक के साथ दोस्ती कर लोगे, है ना? हालांकि केमिकली या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो रीजन होता है वो बेटा इस वजह से होता है कि जो जिंक होता है ना, वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होता है। आप इस चैप्टर के एंड में आते आते, बल्कि इस चैप्टर में क्यों, हम आगे बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की। हालांकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, यानी कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा उससे कम है, ये एक पूरा का पूरा रिएक्टिव सीरीज होती है। जैसे कि आप नॉर्मली सोडियम पोटेशियम को ऊपर देखोगे, वहीं कॉपर आयरन को थोड़ा सा नीचे देखोगे, है ना? क्योंकि जैसे जिंक है, ये हाइड्रोजन से, जैसे कि मान लो मैंने यहां बोल दिया ये हाइड्रोजन है, तो जिंक बच्चा इससे ऊपर है, यानी कि जिंक जो है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि वही काम जो मेटल का जिंक का काम है, वो क्या है? वो काम है कि भैया तुम हमें क्या देने वाले हो? इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां, ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा और दूर हो जाएगा। तो बेटा एक चीज समझ लीजिएगा, जो मेटल्स होती है ना, यहां लिख देता हूं मैं, जो मेटल्स होती हैं इनमें खास बात क्या होती है, ये हमेशा तैयार रहते हैं इलेक्ट्रॉन को दान करने के लिए। ये हमेशा, ये किसकी खासियत होती है? मेटल्स की। इसी वजह से जब मैंने जिंक को पकड़ा, तो जिंक बोल रहा है कि यार तुम हाइड्रोजन को छोड़ो, मैं आता हूं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने तैयार हूं। तो ये जो क्लोरीन था, जो हाइड्रोजन के साथ अभी तक दोस्ती बना के रखा था, ये क्लोरीन को करेगा साइड में, और ये भाई साहब किसके साथ दोस्ती बना लेंगे? अब जिंक के साथ दोस्ती बना लेंगे, जस्ट लाइक हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये इस वजह से हुआ क्योंकि जिंक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव ऊपर आता है ना वो, इसलिए हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी? आपको मिलेगा ZnCl, जिंक का क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, आपको मिलेगा ZnCl2। बेटा ये अभी मैं बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, यदि आप बैलेंसिंग करना चाहोगे तो यहाँ 2HCl आ जाएगा, यहाँ ZnCl2 आता है और प्लस आता है H2 गैस। बैलेंसिंग इज नॉट अ बिग थिंग फॉर अस राइट नाउ, बैलेंसिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना? फिलहाल के लिए बस आपको इतना जानना है कि बन क्या रहा है। ये जो आपके सामने बना है भैया, ये एक सॉल्ट है। कारण क्या था? कारण ये था कि जो काम हाइड्रोजन हमें करके दे रहा था, वो हमने किसी और से करा लिया। इसलिए करा लिया क्योंकि वो हमसे ज्यादा, बेसिकली क्या होता ना कि जो व्यक्ति आपके लिए जल्दी काम करके देता है, फटाफट रिएक्शन देता है, आप उसकी हेल्प लोगे, या जो बोलता है ठीक है कर लेंगे, आराम की जिंदगी जीना, तो आप उससे हेल्प लोगे। ऑब्वियसली बात है ना, जो जल्दी करने को तैयार है, जो ज्यादा रिएक्टिव, उससे हेल्प ले लोगे। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ हुआ, और आपको फाइनली क्या मिल गई? साथ में उस सॉल्ट के हमें साथ में मिली है एक गैस जिसका नाम है हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझे? हाँ या ना? चलो एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसको छोड़ो, मैंने क्या किया, एक अरे आराम से कहीं आराम से अब आपने क्या किया? आपने लिया एक एसिड जिसका नाम है H2SO4। H2SO4 आपने एक एसिड लिया। अब इस एसिड ने क्या किया? इस H2SO सॉरी इसकी रिएक्शन तो करानी ना पहले मेटल से, मैं तो भूल ही गया कि भाई मेटल भी चाहिए इसको हमने दे दी कौन सी मेटल? मान लीजिए हमने दी सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल। अब ये जब सोडियम मेटल इसके पास पहुंची, तो इसने भी क्या किया? सोडियम बच्चा, सोडियम तो भयंकर ही रिएक्टिव होती है। आप ना YouTube पे वीडियो देखिएगा बेटा, यहाँ ना पॉसिबल नहीं, मैं आपको करके ही बताता हूँ। ये बहुत ज्यादा आपने नोटिस किया होगा कि दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक चैनल है जिसका नाम क्या है YouTube पे, वो भाई साहब कौन है हमारे, प्लेटिनम आर्मी मिस्टर इंडियन हैकर, वो करके दिखाते रहते। ऐसे एक दो चैनल और बने हुए XYZ ये सब, तो वो लोग ना दिखाते हैं कि वो सोडियम मेटल को हम पानी में डाले तो कैसे भम 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 फट फट की जलती रहती है, आग लग जाती है। करेक्ट? मुद्दा ये है जब आप सोडियम को एसिड के साथ मिलाते हो, ठीक है, तो वो चीज जो मैंने बताई है वो ये बताना चाह रहा था कि वो सोडियम होता है ना बेटा, वो हाईली रिएक्टिव होती है, वो तो पानी के साथ ही रिएक्ट करने लगती है, फिर तो ये एसिड है। सोडियम इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, और यदि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो सोडियम क्या बोलेगी? सोडियम के साथ भी वही दिक्कत है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 11, इसलिए इसमें होता है 2, 8 और 1। अब ये सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि ये सोडियम में मेटल है, तो ये क्या करना चाहती है? अपने इलेक्ट्रॉन को दान करना चाहता है। वही H2SO4 में ये जो भाई साहब थे SO4, जिसको हम सल्फेट वाला हिस्सा बोलते हैं बेटा, इन्होंने अभी तक किसकी हेल्प ली थी? इन्होंने हाइड्रोजन से हेल्प ली थी। इन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन से
बेसिकली यदि मैं आपको और थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊं तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अरे भैया साफ होना है, गंदा थोड़ी होना है, कि जब आपने H2SO4 को देखा तो मुझे पता था कि यहां से मुझे 2 हाइड्रोजन आयन मिलने वाले हैं और यहाँ जो SO4 है ये भाई साहब 2- के साथ ऊपर बैठा है। बेटा बस इतना याद रखो कि आपको यहाँ से 2H+ क्यों मिल रहे थे, क्योंकि वहां मौजूद थे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे मुलाकात किससे हुई मेरी, सोडियम से। अब सोडियम जो है वो रिएक्टिव ज्यादा है। कैसे समझ में आया, क्योंकि वो पानी वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया और इन जनरल भी पता है। तो ये सोडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को भगाता है, वो बोलता है कि तुम निकलो, ये जो तुम काम कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन देने का, ये मैं करने वाला हूं, तुम निकलो भाई साहब, तुमसे तेज तो मैं भाग रहा हूं। तो तुमने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम बनाओ Na2SO4। ये होता है भैया सोडियम जब यहाँ आके चिपकेगा तो बनेगा एक सॉल्ट जिसका नाम है Na2SO4। ये बेटा एक सॉल्ट है जो कि हमें रिएक्शन में मिलेगा ही, और साथ में मिलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना। ये हाइड्रोजन जब निकलेगी तो गैसियस फॉर्म में निकल जाती है। क्लियर। तो ये हमारी होगी फर्स्ट रिएक्शन जो कि है किसके साथ, एसिड की मेटल के साथ। लेकिन अब एक क्वेश्चन दिमाग में आपके आना चाहिए, वो ये है कि सर आप बोल रहे हो सॉल्ट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। मुझे कैसे पता, आपको कैसे पता, सबको कैसे पता कि वो गैस जो है वो हाइड्रोजन है। तो बेटा यहां से हमें एक टेस्ट सीखना है। वो बेसिकली सीखना नहीं है, आपको छोटा सा उसके बारे में जानना है, आपके लिए बुक का एक हिस्सा है, क्योंकि वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि कैसे वो गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है, हमें कैसे पता चला। तो उसके लिए आपको छोटी सी एक चीज जाननी है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। देखिए क्या हुआ, जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको ना गैस मिलती है वो कि हाइड्रोजन गैस है। मुझे कैसे पता चला होगा, मुझे ऐसे पता चला कि मैंने क्या किया, ये पूरा सेटअप देख रहे हो आप, ये जो टेस्ट ट्यूब आपके सामने दिख रही है, यहां से वो गैस बाहर आ रही है, और जब मैंने इसके साथ इसके ऊपर गैस जहां से निकल रही है इसके जस्ट ऊपर मैंने कैंडल या माचिस की तीली जला दी, तो क्या होता है ना, पॉपअप साउंड जनरेट होता है। कौन सा साउंड, पॉपअप, कैसा, ये वाला पॉपअप साउंड जनरेट हुआ और वहां लग गई आग। तो अब ये आग क्यों लगी, क्योंकि हमें पता था कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्लेमेबल होती है, यानी कि जल जाती है, तो मैंने जला दी। और साथ में वो साउंड क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि वो एकदम से निकली है। तो ये चीज हमें कंफर्मेशन दे रही है कि यार जो गैस निकल रही है भाई साहब वो कौन सी गैस है, वो है हाइड्रोजन गैस। ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। बेसिकली जब आपके लिए वो एग्जाम में पूछा जाए तो डायग्राम आप बना सकते हैं। क्लियर, चलो। हाँ, तो अब आप ऑलरेडी टेस्ट तो जान चुके हो, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भैया, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एसिड की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। तो यार ऑलरेडी अभी अभी मैंने क्या बताया, जो एसिड है और जो बेस है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तभी तो आप एसिडिटी होने पर क्या खाते हो, क्या खाते हो, एंटासिड, यानी कि वो बेस, यानी कि वो इनो का पैकेट। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बात समझ रहे होगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के उल्टे बिहेव करने के चक्कर में क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं, नलिफाई करने वाले हैं, न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। इसी वजह से जब भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होगी आप उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोल देंगे न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। क्या बोला मैंने, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन या नलिफाइंग रिएक्शन। ऑलरेडी हालांकि ये चीज मुझे याद है, आपने 9th में भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। फटाफट से इस बार थोड़ा सा और उसको जान लेते हैं। जब भी आप किसी एसिड को देखते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी एसिड को पकड़ा, ये की HCl, कैसे पता, क्योंकि सर मुझे यहाँ H+ दिख जाएगा जब मैं पानी में उसको डालूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये बेस है, फॉर एग्जांपल NaOH। सर ये कैसे पता, मुझे पता है ये चीज कि आपने अभी नहीं जाना है, आपको अभी बेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये OH दिखता है। और फिलहाल के लिए आप याद रख लो, जब भी आप किसी बेस को देखते हो तो वहां आपको OH नेगेटिव आयन मिलेगा। जैसे आपने पानी में HCl को डाला तो आपको H+ मिला, किसने बताया, अर्हीनियस साहब ने। वैसे ही अर्हीनियस साहब ने हमें यह भी बताया था कि यदि मैं किसी बेस को पानी में डालूं, यानी कि उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, तो वो निकल के हमें OH- देगा। इसकी चर्चा मैं बेस में फिर से करूंगा, बट फिलहाल समझने के लिए इतना याद रखिए। तो जब मैंने एसिड को बेस के साथ कांटेक्ट में कराया तो भाई साहब मुद्दा क्या है, जैसे अभी आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी फर्स्ट मेटल के साथ रिएक्शन में, यहां होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप आओ मेरी जगह, मैं जाऊंगा आपकी जगह, आप आ जाओ मेरी जगह, मैं आ जाऊंगा आपकी जगह। और रीजन वही होता है, रीजन मेनली वही होता है, क्या, रिएक्टिविटी। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो सोडियम है ये आ जाता है क्लोरीन के पास, काम तो वही है, इलेक्ट्रॉन देना था तो उस क्लोरीन की जगह, क्लोरीन बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन देने का काम जो पहले हाइड्रोजन कर रहा था वो कौन करेगा, सोडियम करेगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि तुम मेरी जगह आ जाओ
मैं तुम्हारी जगह आ जाऊं तो यहाँ जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा NaCl, और साथ में यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर बना देगा H2O, यानी कि पानी भी मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, नमक, यानी कि सॉल्ट, देश का नमक, टाटा नमक। ठीक है, द पॉइंट इज ये जो पूरी रिएक्शन है इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप एसिड को बेस को मिलाकर न्यूट्रलाइज कर रहे हो, यानी कि नलीफाई कर रहे हो। तो हमेशा याद रखिए इस रिएक्शन को आपको नलीफाइंग रिएक्शन या न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन बोल देना है। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें आपको उलझना भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड एसिड एंड बेस रिएक्शन। अच्छा ये मत बोलना कि सर हम, क्योंकि क्या होता है जब हम नोट्स बनाते हैं तो एक कंफ्यूजन होता है कि सर आपने एसिड की बेस से रिएक्शन करा दी, अब बेस की एसिड से रिएक्शन, भाई साहब ए को बी से मिलाऊं या बी को ए को बी में जोड़ूं या बी को ए में जोड़ूं, बात तो वही है ना, सेम यहाँ है। तो ये मत बोलना कि सर आप क्या करो बेस की रिएक्शन एसिड से कराओ, जब मैं बेस पढ़ाऊंगा तो ये मत कहना, ठीक है। चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। क्या बोला मैंने, एसिड की रिएक्शन आपको देखनी है भाई साहब कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। एक मिनट है ना, हाँ चलो। अब ये होते क्या है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये जो होते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, तो ये मिलते हैं जनरली हमें कार्बोनिक एसिड से। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, ये होता है H2CO3, ये एक एसिड होता है। अब कैसे पता, क्योंकि जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से H आयन मिल जाएंगे, तो मुझे पता है कि ये एसिड है। लेकिन जब इस एसिड को मैंने किसी मेटल के साथ मिला दिया, फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए कैल्शियम मेटल के साथ मिला दिया, तो अब इन दोनों के रिएक्शन से मुझे मिलेगा CaCO3। इसको हम बोलते हैं भाई साहब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, लेकिन खुद किससे मिला, वो किसी एसिड से। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये होता है कार्बोनेट। और वहीं दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट, इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि यदि आपको कहीं ऐसा देखने को मिल जाए हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट ग्रुप देखने मिल जाए, हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट ग्रुप देखने मिल जाए, तो आप इसे बाइकार्बोनेट कहेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, है ना। लेकिन हमेशा याद रखो ये दोनों चीजें मिलती कहां से है और जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, वहां से ये चीज आपको निकल के आती है। मुद्दा हमारा रिएक्शन है। फिलहाल हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो रिएक्शन पर होना चाहिए कि कैसे ये जो कार्बोनेट है या जो बाइकार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्शन करने पर आपको देने वाले हैं क्या। एक तो ऑलरेडी हमें पता है कि हर बार हमें क्या मिलने वाला है, सॉल्ट। यहां जो चीज निकल के आएगी, यदि आपने ध्यान दिया हो तो कार्बन, अरे भैया काहे ढूंढ जाते हो, आपने ध्यान दिया हो तो कार्बोनेट ग्रुप आपको दिख रहा था ना, दिख रहा था ना कार्बोनेट। तो अब आप सोच के देखो इसी चीज में, कार्बोनेट में चाहे बाइकार्बोनेट में, आपको एक चीज दिख रही होगी सर CO3 SCO3। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो तो बेटा हमेशा याद रखो जितनी भी गैसेस होती हैं वो स्टेबल फॉर्म में अपने आप को रखने के लिए कुछ ऐसा बनाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों होती है पता है आपको, क्योंकि ये कंपैरेटिवली स्टेबल फील करती हैं। तो यदि आप ध्यान से देखें आपको यहाँ एहसास होगा यार यहाँ से CO2 गैस यदि मिल जाए तो बढ़िया मजा आ जाए। तो बेटा ये इस वजह से होता है क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करती है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज मैंने इसलिए बताई ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि जब भी कोई एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ साथ आपको यहाँ गैस मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। When a metal carbonates and metal hydrogen carbonate, जिसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, रिएक्ट करेंगे सॉल्ट तो पक्का पक्का है और साथ में आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं, अब आप इसको देखने वाले हो एग्जांपल के थ्रू। कैसे देखने वाले हो एग्जांपल के थ्रू, ये देखने वाले हो कि भाई आपने एक मेटल कार्बोनेट लिया, उसको मिलाया एसिड के साथ, सॉल्ट मिला, वाटर मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कैसे मिलेगी देखो ध्यान से फटाफट से। जैसे कि आपने कहा दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कहां से मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। और इसको आपने क्या पकड़ा दिया, HCl यानी कि एसिड पकड़ा दिया। अब मुद्दा वही है कि भैया कौन सी मेटल या कौन सी चीज ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उस तरीके से असर करेगी। तो यहां आपने जब कैल्शियम को देखा तो कैल्शियम ने बोला यार मैं मोर रिएक्टिव हूं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। ये चीज किसने बोल दी, कैल्शियम ने। किसको बोल दी, क्लोरीन को बोल दी कि क्लोरीन तुमको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मुझसे ले लो, यानी कि तुम हाइड्रोजन को हटा दो, रिप्लेस मार दो। तो भाई साहब ये निकल लिया और ये हाइड्रोजन जो है वो यहां आ गया। क्लियर, तो इन दोनों के रिएक्शन के चक्कर में क्या हो गया, आपको मिल गया CaCl2। पहले तो इतना याद रखो कि ये मिलेगा आपको कैल्शियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से, तो ये तो हो गया अपना सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, अपनी जगह ये ठीक है। अब जब हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप के पास आया, ये जो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप के पास आए,
तो याद रखो, क्योंकि ये जो कार्बोनेट ग्रुप है ये स्टेबिलिटी के लिए अपने आप को गैस में कन्वर्ट करता है, तो इसने बना दी कौन सी गैस, CO2 गैस निकाल ली। लेकिन जब ये CO2 गैस निकली तो CO2 यानी कि यहां से हमारे लिए एक ऑक्सीजन तो बच गया, और यहां से कितने हाइड्रोजन थे, दो, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा सर, एक चीज और मिलकर बना देगा, वो होता है H2 यानी कि वाटर। समझ पा रहे हो, ये होती है आपकी कौन सी रिएक्शन, कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन। सिमिलरली आप बाइकार्बोनेट के साथ भी कर सकते हो, सिमिलरली आप बाइकार्बोनेट के साथ भी कर सकते हो, कि यदि मैं कोई बाइकार्बोनेट का एग्जांपल आपके सामने रखूं, है ना, आई होप यहां होना भी चाहिए, जैसे कि ये है, जैसे कि NaHCO3, बेटा ये किसका बाइकार्बोनेट है, सोडियम का बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, उसी कार्बोनेट ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो आप, तो वो बाइकार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, तो अब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl यानी कि एसिड के साथ कंबाइन किया, तो क्या हुआ, फिर वही बात, ये सोडियम आ जाएगा यहाँ, तो ये बन गया NaCl। क्यों आया, रिएक्टिव के चक्कर में कि भैया ज्यादा रिएक्टिव कौन है। अब ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, है ना, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां चला गया, तो अब पहले तो ये कार्बोनेट ग्रुप क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए CO2 बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये निकल ली, और यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन मिलकर बना दिया H2O पानी। समझ पा रहे हो, ये चीज आपको याद भी रखनी है। द पॉइंट इज, जैसे आपने उस रिएक्शन में मुझे ये बता दिया कि वो हाइड्रोजन गैस थी, उसके लिए तुमने टेस्ट कर लिया, कंफर्मेशन ले आए, क्या आप मुझे यहां बता सकते हो कि भैया ये जो गैस निकल रही है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके बारे में आप कंफर्म कैसे हो, इसका कोई टेस्ट है क्या, बिल्कुल है, इसका टेस्ट कहलाता है लाइम वाटर टेस्ट। ये चीज आपके लिए पूछी भी जाती है कि कैसे जो गैस CO2 निकल रही है ये हमें बता सकती है कि भाई साहब ये CO2 गैस जिसको आप देख रहे हो ये वाकई CO2 है या नहीं। इसका पता करने का तरीका क्या है, इसको पता करने के लिए आपको देखना पड़ता है एक छोटा सा टेस्ट, इसका नाम है CO2 के लिए, बेटा इसका नाम यहाँ दिखा नहीं बताता हूं आपको, इसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, इसका नाम ही है लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है, इसका नाम ही है। अब होता क्या है, लाइम वाटर क्या होता है, बेसिकली चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सुना होगा नाम। तो जैसे ही मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी को, मान लो आपने कोई गैस कोई भी रिएक्शन कराई मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर नॉर्मली बाइकार्बोनेट के साथ, तो आपको पता थी कि कोई गैस निकल रही है, मान लीजिए वो कौन सी गैस थी मुझे नहीं पता, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि कौन सी गैस है मुझे नहीं पता, लेकिन उस गैस को मैं किसी तरीके से कहां लेके आया, चूने के पानी के साथ लेकर आया, चूने के पानी के साथ मैंने उसको मिला दी। ठीक है, मान लो बेटा वो CO2 गैस होगी, यदि बाई चांस CO2 गैस है, तो यदि वो CO2 गैस निकली तो पता है वो क्या करेगी, वो बना लेगी क्या फटाफट से प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम CO2 और यहां का एक ऑक्सीजन, ये मिलकर बना लेंगे। बेटा ये सब टेस्ट है, जैसे ही आपने चूने का पानी लाइम वाटर को वो रिएक्शन से जो गैस मिली वो पहुंचाई, तो यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई तो वो बच्चा क्या बना लेगी CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एक तरीके का प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये नीचे जाके बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट होता है, तो ये आपको क्या बना देगा बेटा, वो व्हाइट कलर का एक पूरा का पूरा जो भी आपका, क्योंकि देखो याद रखना इसमें सिर्फ ये नहीं होता, जब आप ध्यान से देखोगे तो कैल्शियम कितना है सर, एक यहां है सर, कार्बन कितना है, एक यहां है सर, O3 है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 3 है सर, 2 यहां से हो गए, एक यहां से हो गया, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ H2 भी तो बचेगा ना, भी वो जो H2 यहाँ बचा हुआ है, ये और ये जो प्रेसिपिटेट है आपस में मिलकर, ये दोनों मिलकर पता है क्या करते हैं, ये व्हाइट कलर का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, व्हाइट कलर का, दूधिया कलर का, मिल्की कलर का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और जैसे ही वो सॉल्यूशन मिल्की कलर का, व्हाइट कलर का आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि भैया वो जो गैस थी वो CO2 ही थी। अच्छा, और कोई तरीका है, बिल्कुल तरीका है, यदि मैं इसी में आपके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दूं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दूं और तो क्या हो जाएगा, आपने अभी तक जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई वो तो ठीक है, लेकिन यदि मैं इसमें और मिला दूं तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, आगे चल के बाइकार्बोनेट बना देगी, कैल्शियम का ही बाइकार्बोनेट बना देगी, और ये जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनता है भाई साहब, ये क्या करेगा, वो जो अभी तक तुमको दूधिया दूधिया नजर आ रहा था ना, वो एकदम हो जाएगा क्लीन, वो दूधियानेस यानी कि जो मिल्कीनेस थी वो निकल जाएगी, क्लीन हो जाएगा। तो इससे हमें और कंफर्मेशन हो जाएगी जो गैस आ रही है वो CO2 गैस है, और यही टेस्ट हमारे लिए होता है लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है भाई साहब, याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं, अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब आप किसी एसिड को
किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने वाले हो तो क्या मिलने वाला है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जो कि अभी आपने देखी है एसिड और बेस की रिएक्शन। जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट। रुको रुको, इसमें थोड़ा सा उनको चेंज करना है बेटा, यहाँ एरो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, एरो, इधर 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 एरो लगा हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये एरो है। एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया, एग्जैक्टली सेम। वहां भी क्या हो रहा था, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और वाटर मिल रहा था, ठीक है, एग्जैक्टली सेम ही है। फॉर एग्जांपल आपने लिया क्या, HCl, मैंने कहा ठीक है लो उठाओ, आपने लिया MgO यानी कि किसका ऑक्साइड लिया, एक मेटल का आपने ऑक्साइड पकड़ा दिया। अब जैसे ही ये मेटल का ऑक्साइड, बेटा किसी भी मेटल के ऑक्साइड की बात करूं तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हाँ या ना, मेटल है ना, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन तो अपने आप में खैर अलग चीज है। सोडियम की बात करूं Na2O, ये सब क्या है, मेटल्स के ऑक्साइड है। तो पॉइंट क्या है, जब मैं किसी ऑक्साइड को, कौन से वाले ऑक्साइड को, मेटालिक ऑक्साइड को, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो दिक्कत वही आएगी, जो ज्यादा रिएक्टिव है जैसे कि मैग्नीशियम, ये पहुंचेगा किसके पास, क्लोरीन के पास, है ना, और बोलेगा हाइड्रोजन को अलग करो, तो मैंने कहा ठीक है अलग कर देंगे। तो ये चीज हमें क्या निकाल के दे देगी, हमें निकाल के दे देगी एक सॉल्ट जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2। वहीं ये जो ऑक्सीजन है ये भाई साहब, और ये जो दो हाइड्रोजन है ये भाई साहब क्या निकाल के दे देंगे, H2। मैंने कहा ठीक है निकाल दो H2O, वाटर, ठीक है। दैट मींस ये एग्जैक्टली सिमिलर है किसके साथ, एसिड बेस यानी कि न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन के साथ। यदि आप ध्यान देंगे बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अब यहां से खास चीज निकल के आती है, वो चीज ये निकल के आती है कि सर जब आप ये चीज पढ़ा रहे हो तो मेरा दिमाग ना कुछ कहना चाहता है, और वो ये कहना चाहता है कि यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इतनी देर से ये बोल रहे हो कि यार ये जो एसिड है यदि ये किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो हमें क्या निकल के दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली आपने एक चीज और पढ़ी थी अभी, है ना, दो रिएक्शन पहले, कि यदि मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा दूं तभी मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि सर यहां एसिड सेम है, यहां भी एसिड सेम है, यहां सॉल्ट सेम है, यहां भी सॉल्ट सेम है, यहां वाटर सेम है, यहां भी वाटर सेम है। इसका मतलब सर ऐसा तो नहीं है कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और ये जो बेस है ये भी सेम है। जी हां, यही आपको बताना है। जितने भी आप मेटालिक ऑक्साइड देखते हो भाई साहब, जितने भी आप मेटल के ऑक्साइड देखेंगे वो बेटा यूजुअली आपको क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे बेसिक, यानी कि नेचर वाइज वो बेस प्रॉपर्टी कैरी करेंगे। क्या बोला मैंने, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे कि कैल्शियम का ऑक्साइड देख लो आप, जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड देख लो आप, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड, ये सब क्या है भाई साहब, ये मेटालिक ऑक्साइड है। दैट मींस वो किस नेचर के होंगे, बेसिक। अच्छा इसका उल्टा कर दूं मैं, मेटल की जगह मैं किसका ऑक्साइड बना दूं, नॉन मेटल का, नॉन मेटल के ऑक्साइड। यदि मैंने मेटल की जगह नॉन मेटल के ऑक्साइड बना दिया, सर जो चीज बेसिक थी वो चीज क्या बन जाएगी, एसिड बन जाएगी। ये चीज याद रखना भैया, नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मोनो, अच्छा मोनो की बात तो नहीं कर सकता, सल्फर का ऑक्साइड जो कि SO2 और फिर आगे चल के SO3 बनता है, ये वाले ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2, ये सब क्या है भाई साहब, ये जो होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं और यही आगे चल के आपको एसिड रेन में मिलने वाले भी हैं। तो ये चीज मैंने बता दी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाएंगे, एसिडिक कहलाएंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि भाई किस तरीके से हमारी एसिड की रिएक्शन अलग अलग तरीके से होने वाली। हमने सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन देखी, हमने उसकी बेस के साथ रिएक्शन देखी, हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देखी, एंड लास्ट हमने क्या देख लिया, मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन देख ली। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है एसिड रेन का। अभी जब मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या निकाल के दे देंगे आपको, एसिड। तो वो एसिड किस तरीके से एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाती है, आपको बस एक छोटा सा टॉपिक है, आप समझ लीजिए। पहले तो मुझे एक बात बताओ,
आप क्या जानते हो ऐसे ट्रेन के बारे में? सुना भी है कि नहीं सुना है? सुने होंगे बच्चे, सुने होंगे, है ना। बचपन से आपको एक कहानी सुनाई जा रही होगी कि वो जो ताजमहल है ना, उसका कलर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। हमारी जो पहले जमीन में अच्छा खासा अनाज उग रहा था, फसल उग रही थी, अब उतनी नहीं उग रही है। सुने हो ना। वही जीव जंतु जल वाले जो पहले अच्छे खासे आपको नजर आते थे, ज्यादा उसी तालाब में बहुत ज्यादा मछलियां हुआ करती थी, अब मछलियां कम हो गई हैं, वो जीव जंतु आ नहीं रहे। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है भाई साहब एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन। अब होती क्या है, तो पहले तो थ्योरी के हिसाब से जान लेते हैं होती क्या है। थ्योरी ये कहती है कि एसिड रेन इज रेन दैट हैज बिकम मोर एसिडिक ड्यू टू पॉल्यूशन। दिस एसिडिक रेन कैन हार्म फॉरेस्ट, लेक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अब ये तो उन्होंने कह दिया, अब आपको समझना है क्या, वो सुनो। मैं आपको ना शॉर्ट में अच्छे से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो क्या है एसिडिक रेन। एसिडिक रेन यूजुअली क्या होता है, आपको पता है कि भाई ऊपर से आ रहा है पानी, है ना। जब मान लीजिए क्या आती है, रेन आती है, रेन 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 आती है, तो ऊपर से क्या आ रहा है, पानी। मैंने कहा ठीक है, ऊपर से आ रहा है भैया पानी, यानी कि H2O। अब नीचे से क्या हुआ, मुझे एक नॉन मेटल ऑक्साइड जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्यों मिला सर? ये मुझे इसलिए मिला क्योंकि जो फैक्ट्रीज हैं या जो आप गाड़ियां चलाते हो सर, इधर हम क्या चलाते हैं, इधर हम चलाते हैं फ्यूल, जैसे कि कोयला, जैसे कि डीजल, जैसे कि पेट्रोल। अब ये सब सारी चीजें हैं, जब ये जलती हैं, जब ये ईंधन जलता है तो हमें निकाल के दे देता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अपने आप में क्या था भैया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ये अपने आप में कौन सी ऑक्साइड थी, नॉन मेटल की ऑक्साइड। और क्योंकि ये नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी थी, एसिडिक थी, अभी बताया। तो ये जाएगा ऊपर, ऊपर से आएगा पानी, ये लोग मिल जाएंगे और मिलकर बना लेंगे क्या, H2CO3, और इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। अब गैस ऊपर जा रही थी, पानी ऊपर से नीचे आ रहा था, तो वो गैस और पानी आपस में मिलकर एक एसिड बना लिया, जिसका नाम था कार्बोनिक एसिड। अब वो आया नीचे पानी के साथ, तो जो अभी नॉर्मल तुम्हारी रेन थी, अब यही रेन क्या कहलाएगी, एसिडिक रेन। क्यों? क्योंकि तुमने बीच में एक चीज डाल दी जो कि एसिडिक नेचर की थी। मैंने कहा चलो ये तो फिर भी ठीक है, इससे उतना नुकसान नहीं हुआ। फिर हमें दूसरे नेचर में कौन मिला, देखो अभी भी पानी ऊपर से आ रहा है H2O, मैंने कहा ठीक है आन दो। नीचे से भाई साहब कौन पहुंचा, नीचे से पहुंचा आपका गाड़ियों का एक और पॉल्यूशन वाला एलिमेंट, जिसका नाम था नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यानी कि एक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मैंने कहा ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो यार जब ये पहुंचा, ध्यान सुनना, जब ये पहुंचा ऊपर और जैसे ही पानी के साथ मिला, तो इसने बना ली बहुत खतरनाक चीज, जिसका नाम है HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बच्चा इसको, क्योंकि ये भी अपने आप में कैसा था, एसिडिक नेचर का, नॉन मेटल का ऑक्साइड HNO3, ये भी मिला हमें, और ये किस नेचर का निकला, एसिडिक। इसी वजह से अब जब ये नीचे आएगा HNO3 पानी के साथ मिलकर, तो ये भी क्या है, पूरे पानी को, पूरी वर्षा को एसिडिक बना दिया। इसी को हमने फिर बोला ये जो रेन हो रही है वो एसिडिक हो रही है। ये भी ठीक है, लेकिन एंड में मेरी मुलाकात गंदी चीज से होगी। वो गंदी चीज क्या थी प्रभु जी? वो गंदी चीज थी सल्फर का ऑक्साइड। अब वो जो सल्फर का ऑक्साइड होता है बेटा, वो SO2 और SO3 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि डाइऑक्साइड भी होता है, ट्राई। आप ना फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लो कि वो सल्फर का जब ऑक्साइड मिलता है, तो अब क्योंकि जो सल्फर का ऑक्साइड है ये कहां से निकल के आता है, ये कहां से निकल के आया है, तो नॉर्मली ये भी कहां से निकल के आता है, आपके थोड़ा निकल के आता है आपकी गाड़ियों से, थोड़ा आपका निकल के आता है फैक्ट्रीज से, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं पॉल्यूशन क्रिएट करने के। सिर्फ ऐसा नहीं है जो आप देखते हो वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। जितनी इंडस्ट्रीज होती है ना, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, छोटी इंडस्ट्रीज हो, बेटा वो पैरेलली आपने वहां चिमनियों में देखा होगा कि वो धुआं निकलता है, उसमें ना सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, है ना, सल्फर के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब जब ये सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड ऊपर गया, तो पानी के साथ मिला और गुरु उसने बना दी लगभग की एक बड़ी ऐसी चीज जिसका नाम है H2SO4। और जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अम्लों का राजा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही तेज होता है बेटा, ये इतना तेज होता है कि इस पर बैन भी लगा दिया गया था बीच में, ठीक है ना। बैन का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉर्मली लेन देन। गंगाजल मूवी यदि आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, बैटरी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब ये जब एसिड नीचे आया पानी के साथ मिलकर, तो इनने मचा दिया एकदम गंद, इनने मचा दिया एकदम तबाही, क्योंकि ये H2SO4 ने क्या किया, आपके नदी नाले पानी फसल सब बर्बाद कर दी। वो ताजमहल के ऊपर पीला पानी भैया, वो भी इसी का नतीजा है। क्योंकि अब ये रेन एसिडिक रेन क्यों बन गई? क्योंकि ये सारे लोग एसिड नेचर के थे, इन्होंने पानी के साथ मिला और नीचे आकर तबाही मचा दी, वो रेन बन गई एसिडिक। इसलिए आपको नॉर्मली अपने आसपास की चीजें जो पहले ज्यादा फसल दे रही थी,
अब उतनी फसल नहीं दे रही। आपने मिट्टी में भी देखा होगा ना, मिट्टी में एसिडिटी बढ़ रही है। आपने सुना होगा लोगों से, यार वो मिट्टी में पहली बात नहीं रही, पहले जैसी बात नहीं रही। आपने ताजमहल को बोला देखा होगा, है ना, नहीं देखा है तो जाइएगा, बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जाओगे, ठीक है, किसी के साथ अकेले, वो देख लो भैया अपने अपने हिसाब से। पॉइंट क्या है, जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे सफेद सफेद संगमरमर, वो तो पीला हो गया। रीजन बीइंग एसिड रेन, ठीक है। चलो मैंने आपको कारण तो बता ही दिया कि क्यों होती है एसिड रेन, और ये क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी बता दी, है ना, सल्फर वाली, और ये हो गया। इसमें एक रिएक्शन नहीं थी जो मैंने आपको अलग से लिख के बता दी थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। बाकी चारों तो हमने ऑलरेडी बात कर ली ना, सल्फर वाली बात कर ली, नाइट्रोजन वाली बात कर ली, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात कर ली। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल के लिए आपको मैं बोलूंगा कि जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बनी रहिए शिक्षास्त्र पर। चलो फिलहाल के लिए बाय बाय।